हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का आपके अपने चैनल इग्नो गाइडेंस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो वीडियो है ये BHIC 133 का है। ठीक है, भारत का इतिहास 1206 से 1707। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे, यानी कि हम आपको ये नहीं बताएंगे नो यूनिट्स नो ब्लॉक, मतलब किस यूनिट के कौन से क्वेश्चन, किस ब्लॉक से कौन से क्वेश्चन है, ये नहीं होगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे कंटिन्यू 1 यूनिट से तो हम ऑलरेडी ले ही रहे हैं, 1 यूनिट से आगे हम पढ़ाते जाएंगे और जो क्वेश्चन हमें इंपॉर्टेंट लगते जाएंगे वो क्वेश्चंस हम आपके सामने रखते जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर हम 1 यूनिट की बात करते हैं तो इतिहास लेखन की प्रवृत्तियां पहले में आ जाएगा। तो इतिहास लेखन की प्रवृत्तियां देख लेते हैं कि आखिर इसमें कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं तो हम तुरंत क्या करेंगे, आ, दूसरा यूनिट हम ले लेंगे। ठीक है ना। तो इतना बता दूं कि ये जो ब्लॉक 1 है राजनीतिक संरचना से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। ओके, चलिए फिर देख लेते हैं इतिहास लेखन की प्रवृत्तियां क्या थी। ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है अरबी और फारसी का विकास। ठीक है ना। इसमें अरबी और फारसी ऐतिहासिक परंपराएं दिया हुआ है, लेकिन एक क्वेश्चन अरबी और फारसी के विकास से जरूर पूछा जाता है। ठीक है ना। थोड़ा इसको देख लेते हैं कि अरबी इस्लामिक विश्व की भाषा थी। ठीक है, और इसलिए इस काल में सबसे पहले उपलब्ध ऐतिहासिक लेखन अरबी में मिला। तो अरबी जो थी वो इस्लामी विश्व की भाषा थी, और साथ ही साथ में जो लेखन मिला था, ऐतिहासिक लेखन जो मिला था, इतिहास के बारे में, राजाओं के बारे में हमें पता चलता, वो अरबी में था। ठीक है। ओके, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं कि अरबी जो है वो ऐतिहासिक परंपरा, राजनैतिक और सैन्य घटनाओं के साथ साथ में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन को भी सम्मिलित करती है, अपने से जोड़ती है। ठीक है, और इस प्रकार यह दृष्टिकोण में अधिक लोकतांत्रिक हो जाती है। और अरबी के इतिहास परंपरा को अगर देखा जाए तो वास्तव में युग के इतिहास के रूप में यहाँ पे हम देख सकते हैं। वर्णनकर्ताओं की श्रृंखला अरबी इतिहास लेखन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। पवित्र कुरान को अपने मौलिक रूप में कलमबद्ध करने के लिए, यानी बांधने के लिए, कलम से लिखने के लिए इकट्ठी की गई परंपराओं की आलोचनात्मक रूप से छानबीन करने की आवश्यकता थी, ताकि सबसे पवित्र सत्य तक पहुंचा जा सके। और इस सत्यापन की आवश्यकता और सत्य की एकमात्र सत्य को प्रस्तुत करने की गहरी इच्छा के लिए इसनाद की परंपरा विकसित हुई और इसका विकास हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो मुसलमानों की पवित्र ग्रंथ है, कुरान है, ठीक है, उसको लिखा गया, कलमबद्ध करना यानी मौलिक रूप में लिखा गया। और यहाँ पर जितनी भी परंपराएं थी उनका आलोचनात्मक छानबीन की गई, आलोचनात्मक रूप से छानबीन की गई। ठीक है ना, और ताकि सबसे पवित्र सत्य तक पहुंचा जा सके। ठीक है, और इसनाद की जो परंपरा थी, इसनाद यानी वर्णनकर्ताओं की श्रृंखला, ये देखिए वर्णनकर्ताओं की श्रृंखला से इसनाद कहते हैं। तो यहाँ पे इसनाद की परंपरा विकसित हुई और इसका विकास हुआ। ओके, अब यहाँ पर हम आगे देख लेते हैं कि इतिहास के साथ अल मसूदी ने इतिहास के साथ भूगोल को जोड़ने का एक नया आयाम यानी एक नया अध्याय शुरू किया। इतिहास के साथ भूगोल को जोड़ा किसने? अल मसूदी ने। और मसूदी एक स्वयं महान यात्री थे, उन्होंने भारत और श्रीलंका का भ्रमण किया था, और अपनी रचनाओं को कलमबद्ध करते हुए उस यात्री ने अपने यात्राओं के अनुभव और विभिन्न क्षेत्र में जहां जहां वो घूमे थे, ठीक है, क्योंकि यात्री थे और वो भारत के साथ श्रीलंका भी घूमे थे, तो जहां जहां वो घूमे वहां के जो भौगोलिक ज्ञान होते थे उन्होंने उसको कलमबद्ध यानी उन्होंने उसको लिखना शुरू कर दिया था। और इस प्रकार भौगोलिक वातावरण को उन्होंने इतिहास की पृष्ठभूमि का एक महत्वपूर्ण घटक बना दिया, यानी भूगोल को। और मानवीय ऐतिहासिक विकास के साथ भौगोलिक तथ्यों को सह संबंधित किया, और इस प्रकार कारण और प्रभाव का प्रयोग कर व्याख्या को जोड़ा गया और वैज्ञानिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटक बन गया। ठीक है, क्योंकि ये अरब का इतिहास आप पढ़ रहे हैं, अरबी भाषा जो है, ठीक है ना, उसका विकास किस तरह से हुआ। और 11वीं शताब्दी में अरबी इतिहास लेखन में एक और नया आयाम जुड़ गया, वह यह था कि दरबार से जुड़े अधिकारियों और विद्वानों ने अपने शासकों और उनसे संबंधित घटनाओं का इतिहास लिखना शुरू कर दिया। तो 11वीं शताब्दी के यदि अरबी इतिहास आता है तो आपको यही आंसर लिखना है। अरबी का इतिहास आता है, विकास आता है, ठीक है, तो यही लिखना है आपको।
तो यहाँ पर 11वीं शताब्दी में एक और नया अध्याय जुड़ा और ये हुआ कि दरबार से जुड़े जितने अधिकारी और विद्वान होते थे उन्होंने अपने शासकों के बारे में भी लिखना शुरू कर दिया और इसने अरबी इतिहास लेखन के स्वर और रूप को काफी बदल दिया था। और इसके शासक अभिजात वर्ग के होते थे जिनमें पूर्वाग्रह, ईर्ष्या, पसंद और नापसंद के घटक को जोड़ा और इतिहास लेखन आम लोगों की बजाय जो है वो कहाँ दरबार की राजनीति और अभिजात वर्ग पर केंद्रित होने लगा। यानी जो कुछ भी लिखा जाता था वो शासन और दरबार के अंतर्गत रहने वाले लोग और जो राजनीति को प्रेरित करते थे, राजनीति को चलाते थे, उन लोगों पर लिखा जाता था। ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। धीरे धीरे शाही संरक्षण के साथ अरबी इतिहास का झुकाव जो है, झुकाव भी अधिक से अधिक वंशवादी इतिहास की तरफ हो गया। यानी अरब को जो है शाही संरक्षण मिलने लगा, अरबी भाषा को एक शाही लैंग्वेज हो गई, शाही भाषा हो गई, प्रशासन के कामकाज में अरबी भाषा यूज की जाती थी। तो इससे क्या हुआ कि एक वंशवादी इतिहास जो है वो शुरू हो गया और अपने संरक्षकों की उपलब्धियों की प्रशंसा की गई, क्योंकि जब वहां की भाषा बना ली गई अरबी को तो लोग इससे खुश हो गए, उनको एक संरक्षण प्राप्त हो गया। तो वो लोग क्या करते थे कि जो उनके शासक प्रशासक होते थे उनकी वो प्रशंसा करने में ही इतिहास लिख डाला। और यहाँ पे एक चीज और देखने में आएगी कि जब आप किसी से खुश होकर कुछ लिखते हैं तो वहां पे उसकी गलत चीजों का आप वर्णन नहीं करते हैं, ठीक है ना, सिर्फ सही सही चीजों का वर्णन करते हैं। ओके, आप वहां पे बखान कर सकते हैं, आलोचना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा ऐसी वर्ड मैं ले रही हूँ और ऐसा पढ़ा रही हूँ कि आपको समझ में भी आ जाए और आप उसको लिख सके, ठीक है ना, ओके। अब फारसी इतिहास देख लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे फारसी का देख लेते हैं। अरबी का हमने देख लिया ना, अब थोड़ा फारसी का देख लेते हैं, जो फारसी का भी क्वेश्चन है, पिछली बार शायद पूछा गया था। तो फारसी इतिहास लेखन ने यहाँ से अब सेकंड शुरू हो गया, ठीक है ना, यहाँ से क्या हुआ, सेकंड शुरू हो गया, फारसी का शुरू हो गया। तो फारसी इतिहास लेखन ने इतिहास के दायरे को संकुचित कर दिया और इसे उस युग के सामाजिक धार्मिक इतिहास की तुलना में राजनैतिक इतिहास और शासकों कुलीनों के जीवन के इर्द गिर्द केंद्रित कर दिया। अरबी में भी यही था लेकिन फारसी में और ज्यादा हो गया। यानी ये जिसने इतिहास के दायरे को बहुत छोटा सीमित कर दिया था। पहले के लोग तो अरबी के टाइम में यात्रा भी करते थे, भौगोलिक चीजों का भी वर्णन करते थे, भूगोल को भी इससे जोड़ दिया गया था। लेकिन फारसी में क्या हुआ था, जो सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक थी, उसकी तुलना में, इतिहास की तुलना में राजनीतिक इतिहास और शासकों कुलीनों के जीवन के आसपास कर दिया। मतलब जो लोग शासन चलाते थे, जो लोग अभिजात वर्ग के होते थे, जो लोग ऊंचे पद पर आसीन होते थे, सिर्फ उन्हीं के बारे में इतिहास में वर्णन होता था, ठीक है ना, राइट। तो सामाजिक और धार्मिक इतिहास को बगल में रख दिया गया, राजनीतिक इतिहास पर ज्यादा जोर दिया गया। और इस प्रकार फारसी इतिहास वंशवादी इतिहास थे, राजाओं और अभिजात वर्ग के इतिहास कहलाते थे, ठीक है ना, फारसी इतिहास। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो सकते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगी जिसकी एग्जाम में पूछने की पॉसिबिलिटी है। तो फारसी इतिहासकारों ने अपनी रचना का महत्व बढ़ाने के लिए शासकों को अपनी रचनाएं समर्पित करना पसंद कर दिया। यानी कि अब जो फारसी इतिहासकार थे तो अपने जो कुछ लिखते थे शासकों के बारे में तो उसका महत्व बढ़ जाए, ठीक है ना, तो वो क्या करते थे कि जो भी रचनाएं लिखते थे, जो भी लेख लिखते थे और जिसके बारे में लिखते थे उन्हीं शासक को सौंप देते थे, ठीक है, ओके। यहाँ पे आप कुछ जो है लिख लीजिएगा, कुछ चीजें देख लीजिएगा, ठीक है, इससे अगर याद रहे तो, ठीक है ना। यहाँ पे नाम ही ऐसे हैं कि आप याद ही नहीं रख पाएंगे। यहाँ पे कर लीजिए, जियाउद्दीन बरनी ने तारीख ए फिरोज शाही को फिरोज शाह तुगलक को दिया। बस ये याद कर लीजिए, जैसे लिख दीजिएगा कि अपने शासकों को रचनाएं जो है देना शुरू कर दिया, जैसे कि जियाउद्दीन बरनी ने तारीख ए फिरोज शाही लिखी और फिरोज शाह तुगलक को समर्पित कर दिया, ठीक है ना, ओके। और यहाँ पर देख लेते हैं कि अब ऐसे से भी मोहतम द खान ने अपनी इकबाल नामा जहांगीर को समर्पित कर दी। तो फारसी इतिहास में अधिकांशतः शिक्षित वर्ग, विद्वानों और संतों पर चर्चा का अभाव पाया गया। यानी फारसी इतिहास में जनरली जो शिक्षित एक वर्ग होता था, जो चीजों को लिखा करता था, विद्वान लोग हुआ करते थे, वो बहुत कम देखे गए और उनका उल्लेख आमतौर शासकों के संदर्भ में किया जाता था, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लेते हैं
बरनी का इतिहास भी काफी हद तक फारसी ऐतिहासिक परंपरा में आता है, ठीक है, किसका, बरनी का। लेकिन उसके लेखन में एक सूक्ष्म बदलाव यानी छोटा सा बदलाव दिखा था, वह विद्वानों और सूफियों का उल्लेख करता था। तो जहां अरबी भाषा थी, सॉरी फारसी भाषा थी, वो सिर्फ शासकों तक ही सीमित रह गई थी, इतिहास को बहुत छोटा कर दिया गया था। वहीं पे बरनी एक इतिहासकार जो है, ठीक है ना, उसने फारसी ऐतिहासिक परंपरा को अपनाया, यानी फारसी भाषा को उसने यूज किया, और उसके लेखन में बहुत सूक्ष्म बदलाव यानी बहुत छोटे बदलाव हुए थे, जैसे कि शासकों के साथ साथ में विद्वानों और सूफियों का भी उल्लेख करता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर दरबार के जमीन में चित्रण में वह संगीतकार, नर्तकियों, नुसरत बीबी, इन लोगों का उल्लेख करता था। उसी प्रकार हालांकि वह निचले वर्ग में जन्म लोगों से घृणा करता था। तो जो निचले जात के लोग होते थे, यानी वो प्रशासक के साथ साथ में क्या करता था, जो लोग विद्वान होते थे, जो लोग सूफी संत होते थे, उनके बारे में लिखता था। और साथ ही साथ में वो क्या करता था, दरबार के जीवन चित्रण का, जो नाचने वाले लोग होते थे, संगीतकार होते थे, उनके बारे में लिखता था। लेकिन उसे भी जो निचले तबके में लोग जन्म लेते थे, उससे वह नफरत करता था, ठीक है ना। अब आगे देख लेते हैं कि अबुल फजल ने अपने लेखन में अरबी और फारसी दोनों में इतिहास लेखन शैलियों को मौलिक रूप से संशोधित और संयोजित किया। यानी अबुल फजल ने अपने लेखन में अरबी और फारसी दोनों भाषाओं को अपनाया, ठीक है ना। और आमतौर पर सभी इतिहासकारों ने विद्वानों और साहित्यकारों और सूफियों को राजनीतिक वर्णनों के साथ शामिल करना शुरू कर दिया। तो राजनीति के साथ साथ में इतिहासकार, विद्वान और साहित्यकार भी लोग वहां पे शामिल करने लगे। तो 10वीं शताब्दी तक, अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन फारसी का भी पूछ सकता है और अरबी का भी पूछ सकता है 10वीं शताब्दी में, ठीक है। 10वीं शताब्दी तक अरबी ऐतिहासिक परंपरा प्रमुख रही है, ठीक है। फिरदौसी और बाद में शेख सादी के तहत फारसी पुनर्जागरण ने धीरे धीरे इतिहास लेखन की अरबी परंपरा पर आधिपत्य जमा लिया। तो कभी ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो फारसी लेख है, ठीक है ना, जो फारसी भाषा है, उसने अरबी का अस्तित्व कैसे खत्म कर दिया, ठीक है ना। और जल्द ही फारसी ने अरबी परंपरा पर कब्जा कर लिया और संचार का माध्यम बन गई, सुल्तानों, कुलीनों और साहित्यकारों की भाषा बन गई। और भारत में फारसी ऐतिहासिक परंपरा फारसी लेखन पर हावी थी, ठीक है ना। अरबी शैली में लिखा गया था और हसन निजामी ने जब फारसी में रचना करते समय करने को कहा तो वह निराश हुए, क्योंकि वह अरबी भाषा को लिखन की एकमात्र उचित भाषा मानते थे। तो यहाँ पर जो है हमने फारसी के बारे में देखा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ और। अच्छा, अकबर मुगल काल में कभी कभी साहित्य के बारे में पूछा जाता है, साहित्य का विकास कैसे हुआ, या तो अकबर के काल में पूछ लेगा या फिर मुगल कालीन पूछ लेगा, ठीक है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट इसे एक नजर चलते चलते देख लेते हैं। तो देखिए, अकबर के काल में ऐतिहासिक साहित्य का बड़े पैमाने पर सृजन हुआ, ठीक है ना। और अकबर ने इस्लामिक शताब्दी के स्मरणोत्सव के लिए तारीख अल्फी के लेख को अधिकृत किया था। और यहाँ पर अकबर के शासन काल तक की अवधि भी शामिल था, ठीक है। और यह देख सकते हैं कि यह पुस्तक 1882 में अधिकृत हुई थी, ठीक है। और 1582 में, अब 1592 में पूरी हुई थी, यानी लिखना शुरू कर दिया गया था 1582 में, और कंप्लीट कब हुई थी, 1592 में, 10 साल लगे थे, ठीक है ना। और इस कालक्रम में 1592 से 93 की तिथि प्रदान की जाती है, ठीक है ना। और इन घटनाओं का वर्णन जो है 1593 से 94 तक का मिलता है, ठीक है, क्योंकि 1594 में लेखक की मृत्यु हो जाती है। तो निजामुद्दीन ने अपने तबकात को 9 क्षेत्रों में विभाजित किया था और प्रत्येक का वर्णन एक अलग तबका यानी भाग में किया गया था। दिल्ली, गुजरात, बंगाल, मालवा, जौनपुर, सिंध, कश्मीर और मुल्तान, ठीक है, ये भाग थे। और लेखक जो था वो अकबर के साम्राज्य के शहरों और कस्बों के बारे में रोचक जानकारी प्रदान करता था। और वह उल्लेख भी करता था साथ साथ में कि अकबर के साम्राज्य में 3200 कस्बे, 120 शहर शामिल थे, और वह उनमें से प्रत्येक पर अलग से लिखना चाहता था, लेकिन वह इस कार्य को पूरा नहीं कर सका क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। ओके, पुस्तक 3 खंडों में लिखी गई थी। पहला खंड सुबुक्तगीन के समय से हुमायूं तक का था, दूसरा अकबर के शासनकाल से संबंधित था और वह अकबर के शासनकाल में इस्लाम के विनाश पर शोक जताता है। तीसरा खंड तजकिरा के रूप में था, जो अकबर के काल के उलमा, कवियों और चिकित्सकों की जीवनियों संबंधित वृत्तांत उपलब्ध कराता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ये हम देख रहे थे अकबर का ऐतिहासिक साहित्य का विकास, यानी अकबर के काल में ऐतिहासिक साहित्य विकास या फिर मुगल काल में ऐतिहासिक साहित्य विकास। मुगल काल का आता है तो आपको लंबा लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर फिर आप शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर और क्या बोलते हैं, जहांगीर, और फिर जैसे अबुल
अबुल फजल ने क्या लिखे, जो उन्होंने जो राइटर थे उन्होंने जो कहानी लिखी, वो सारी जो बुक लिखी, ठीक है ना। तो हर एक शासन के काल में हर एक वो लेखक हुआ करता था, वो उसी के बारे में प्रशंसा करता था, उसी के बारे में लिखता था। थोड़ा आपको फिर यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो ये अकबर के काल का है, ओके राइट। फिर जैसे अब ये देखिए यहाँ पे जहांगीर के काल का भी आ गया। जहांगीर के शासनकाल के दौरान मोहम्मद खान ने इकबाल नामा ए जहांगीरी लिखा, ठीक है ना। और उसने इसकी रचना 3 खंडों में की। पहले खंड में तैमूर वंश का इतिहास हुमायूं के शासनकाल तक का दिया, और दूसरे खंड में अकबर के, और तीसरे खंड में जहांगीर के शासनकाल से शाहजहां के पदारोहण तक की चर्चा की। जो तीसरा खंड है उसे ही लोकप्रिय के रूप में इकबाल नामा जहांगीरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि तीसरा खंड जहांगीर का था, ठीक है। और जहांगीर के शासन काल के पहले 19 वर्षों का वृत्तांत जो है तुजुक का संक्षेप होता है, और अंतिम भाग में नूरजहां के प्रति कटुता व्यक्त करता है, और पुस्तक में मध्य एशियाई घटनाओं पर भी चर्चा करता है। जो मध्य एशिया में घटनाएं हुई थी वो भारतीय परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, ठीक है ना, ओके। और उसका कृषि उत्पादन और कश्मीर के साल उद्योग पर भी काफी वृत्तांत मिलते हैं। तो जहांगीर के शासन काल में हो गया। देख लीजिए यहीं पे देखिए मैंने कहा ना कि अकबर के शासन काल का हो गया। मुगल के काल का आता है, मुगल से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुगल कालीन में साहित्य का विकास कैसे हुआ। तो आपको ये सभी चीजें लिखनी होगी। पहले अकबर का हेडिंग डालिएगा, फिर लिख दीजिएगा, फिर जहांगीर लिख के हेडिंग डालिएगा, फिर लिख दीजिएगा, अब शाहजहां के हेडिंग डाल के लिख दीजिएगा। एक बस बुक याद कर लीजिए और राइटर के नेम याद कर लीजिए, ठीक है ना। तो शाहजहां ने अबुल फजल की शैली में, ठीक है, अबुल फजल की शैली में अपने शासन काल के आधिकारिक इतिहास को लिखवाने का प्रयास किया था, ठीक है ना। और इसलिए उसने पहली बार मोहम्मद अमीन कजवीनी को अपने शासन काल के 8वें वर्ष में इस कार्य को शुरू करने के लिए नियुक्त किया। और कजवीनी ने शाहजहां के शासन के पहले 10 वर्षों का वृत्तांत लिखा, और बाद में अब्दुल हमीद लाहौरी को शाहजहां के शासन काल के पहले 20 वर्षों की अवधि का इतिहास लिखने का काम दिया गया। और पहले 10 साल का वृत्तांत काफी हद तक जो है वो कजवीनी के वृत्तांत पर आधारित था, ठीक है ना। और शाहजहां के शासनकाल के बाद 10 वर्षों तक मोहम्मद सालिब कासो ने शाहजहां के शासनकाल के इतिहास को लिखा। और यहाँ पर जो है संकलित विद्वान कवियों शेखों कुलीन जनों के जीवन संबंधी विवरण यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और शाहजहानाबाद के किले के निर्माण का उसके द्वारा प्रस्तुत विवरण भी यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे औरंगजेब का आ गया, आखिरी शासक का आ गया। तो औरंगजेब शासन के काल में मोहम्मद काजिम ने औरंगजेब के शासन काल के पहले 10 वर्षों के इतिहास को संकलित किया था, ठीक है ना। और जैसे कामरूप और असम पर भी मीर जुमरा का आक्रमण, शाइस्ता खां द्वारा चटगांव की विजय, बाद में औरंगजेब ने अपने शासनकाल में आधिकारिक इतिहास लिखने की परियोजना को बंद कर दिया। और इस प्रकार उसके बाकी शासनकाल से संबंधित जानकारियां हमें अन्य ग्रंथों से प्राप्त होती हैं, ठीक है ना। ये ग्रंथ यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो यह जो ग्रंथ हैं हिंदुस्तान के भूगोल को समझने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। विभिन्न सूबों, उनकी फसलें, कस्बों, संतों आदि का विस्तृत विवरण यहाँ पे मिलता है। सुजान ने बड़े पैमाने पर आइन से ग्रहण किया, परंतु कुछ प्रांतों से संबंधित वृत्तांत विशेष रूप से पंजाब काफी परिपूर्ण और विस्तृत है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि औरंगजेब के बारे में ज्यादा जो लेख है, जो वृत्तांत है, वो नहीं मिल पाता है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे विशेष रूप से मुगल सिख संबंधों को समझने के लिए ग्रंथ मूल्यवान था, ठीक है ना, क्योंकि इस ग्रंथ में मुगल और सिखों की बात कही गई थी। और विशेष रूप से गुरु गोविंद सिंह के साथ औरंगजेब के टकराव और औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के बंदा बहादुर के साथ संघर्ष का जीवंत विवरण प्रस्तुत करती है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो मुगल शासन काल में इतिहास है जो है किस तरह से विकसित हुआ, ये आपको साहित्य का विकास किस तरह से हुआ, तो आपको ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। अब अबुल फजल आ गया। तो फैजी के छोटे भाई और महान विद्वान शेख मुबारक नौरोगी के बेटे अबुल फजल न केवल साम्राज्य के सचिव थे, बल्कि एक उदार विचारक और अकबर के करीबी दोस्त भी थे। और इबादत खाना की स्थापना के 1 वर्ष पहले ही 1574 में अकबर के दरबार में शामिल हुए। उनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार उनकी चिर स्मरणीय रचना अकबरनामा है। हाँ, अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी थी, तो अकबर के टाइम में आप अबुल फजल अकबरनामा लिख सकते हैं। आईने अकबरी उनकी एक और महत्वपूर्ण रचना है, जो अकबर के साम्राज्य का सांख्यिकीय ब्यौरा प्रस्तुत करती है। तो आईने अकबरी जो प्रारंभ में अकबरनामा का तीसरा खंड होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
अकबर ने 47वें शासकीय वर्ष में अबुल फजल की वीर सिंह देव बुंदेला ने हत्या करवा दी थी, ठीक है ना, किसकी, अबुल फजल की। और आइन 42वें शासकीय वर्ष में पूरी हुई, 83वें शासकीय वर्ष में इसके भाग बराबर पर जोड़ा गया। और बाद में मुहिद अली खान अकबरनामा के वर्णन को अकबर के शासनकाल के अंत तक लाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अबुल फजल के बारे में भी देख लीजिएगा, थोड़ा सा हो सकता है एक उसके बारे में, किसके बारे में, एक टिप्पणी के बारे में पूछ सकता है, ठीक है ना। तो इतिहास लेखन की अबुल फजल की शैली फारसी इतिहास लेखन की थी, यानी अगर शैली की बात करते हैं अबुल फजल की तो फारसी थी, ठीक है ना। परंतु अबुल फजल ने अरबी परंपरा को भी शामिल करने का प्रयास किया, और जैसा कि निजामी का मानना था कि जन को शामिल करने का उनका मंसूबा आंशिक और सीमित था, ठीक है ना। तो उन्होंने अरबी के साथ साथ में फारसी में भी अपनी जो किताबें हैं जो लोगों के बारे में वो लिखना शुरू कर दिया था, ठीक है। अबुल फजल ने अकबर के प्रभुता के यानी कि उनके शक्ति के दायरे की राजनीतिक और प्रशासनिक वास्तविकताओं को सामने लाने के लिए कई नई पद्धतियों का इस्तेमाल किया था। और आइन अकबरी यानी आइन अकबर के साम्राज्य की महानता का विस्तृत विवरण प्रदान करती है उनकी, ठीक है ना। आइन अकबरी जिसे कहा था कि आइन अकबर इसमें दिया है, और उनके प्रशासनिक नियमों और साम्राज्य तथा उनके प्रांतों के भौगोलिक संरचनाओं के विवरण इतिहास लेखन को दायरे को विस्तार और समृद्धि प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये अबुल फजल के बारे में हो गए। हालांकि अबुल फजल के लेखन की सीमाएं हैं, क्योंकि अकबर को एक आदर्श सम्राट और आदर्श पुरुष के रूप में चित्रित करने के उत्साह में और अकबर की उपलब्धियों का महिमा मंडन करने के लिए वह उसकी कमजोरियों को नजरअंदाज करते हैं और तथ्यों को पेश करते हुए अपनी तर्क शक्ति के इस्तेमाल में विफल रहते हैं, और इस तरह कई बार उनका विक्रांत पक्षपातपूर्ण हो जाता है। समझिएगा, यदि क्वेश्चन देता है अबुल फजल के बारे में क्या जानते हैं बताइए, ठीक है। यदि अकबर के बारे में पहला क्वेश्चन अबुल फजल का पूछता है आलोचनात्मक वर्णन करना है, आलोचनात्मक वर्णन, तो आलोचनात्मक में ये 100% आपको लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन जैसे बन सकता है कि अकबर मुगल कालीन अकबर, ठीक है ना, अकबर के क्षेत्र में अकबर के काल में साहित्य का विकास किस तरह से हुआ, तो आपको ये सब लिखना है। और अकबर की जो विफलताएं हैं उनको छुपाने के लिए अकबर के कुछ प्रयोगों को अबुल फजल द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार किया गया, और अकबरनामा में कोई जगह नहीं मिली, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं साम्राज्य की पूरी भूमि को खालिसा में बदलने के अकबर के प्रयोग की विफलता का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, ठीक है। और न ही उन्होंने उल्लेख किया कि अकबर ने अपने 24वें शासकीय वर्ष में जागीरों के अनुदान फिर से शुरू कर दिए थे। तो इस प्रकार अबुल फजल ने उन अनेक तथ्यों को छोड़ दिया जो अकबर को एक आदर्श सम्राट के रूप में पेश करने की उनकी योजना के अनुरूप नहीं थे, ठीक है, जिससे अकबर की स्थिति दुर्बल नजर आती थी। और इस प्रकार अकबरनामा अकबर की कहानी से कहीं अधिक है, ठीक है। ओके, चलिए चलिए अब ये संस्मरण आ गया, मतलब ये जो यूनिट है हमारी खत्म हो गई, क्या, संस्मरण यानी कि एक ऐतिहासिक वृत्तांत जीवनी जो मुख्यतः व्यक्तिगत याददाश्त के आधार पर लिखा जाता है, वह संस्मरण की श्रेणी में आता है। आप लोगों ने हिंदी पढ़ा होगा तो मालूम होगा, संस्मरण यानी याद, जो हम किसी से मिलते हैं, उससे बातें करते हैं, कुछ चीजें शेयर करते हैं, और बाद में कई साल बाद जो है हम उस चीज को लिखना चाहते हैं उसकी याद में, तो संस्मरण कहलाता है। संस्मरण, मुझे तो संस्मरण ही नहीं था, मतलब मुझे तो याद नहीं था, तो जो चीजें याद में होती है, ठीक है ना। तो मध्यकाल के दौरान 4 प्रमुख वृत्तांत ऐसे हैं जो इस श्रेणी में आते हैं, बस वृत्तांत जान लीजिए। संस्मरण यदि आता है मुगल कालीन सल्तनत काल से संबंधित फिरोज शाह तुगलक की फुतुहात ए फिरोज शाही, दूसरा मुगल काल के दौरान बाबर के संस्मरण, बाबरनामा, गुलबदन बेगम का हुमायूं नामा, और अहवाल हुमायूं बादशाह और जहांगीर की तुजुकी। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो संस्मरण के अंतर्गत आती हैं, यानी जो उनके करीबियों ने लिखा उसे, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो यहाँ पे कुछ और लिखना, इंसा, इंसा, ठीक है, इंसा को देख लेते हैं थोड़ा सा। इंसा यानी पत्र लेखन परंपरा। तो यहाँ पे इंसा का मतलब क्या होता है, शाब्दिक अर्थ सृजन करना होता है, यानी कि जन्म देना, लिखना, सृजित करना, और मध्यकाल के संदर्भ में व्यक्तिगत पात्रों और राज्य के पत्राचार को दर्शाता है, ठीक है ना। और मध्यकाल के दौरान प्रचलित सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों और विचारों के साथ साथ प्रशासन के कामकाज के बारे में भी प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है। सल्तनत काल में इंसा संग्रह जो आज तक प्राप्त होते हुए मात्र कुछ ही हैं, और उनमें से सबसे प्रमुख है अमीर खुसरो के एजाज ए खुसरबी और आइन उल मुल्क अब्दुल्ला बिन महरूम की इंसाए महरू, ठीक है, जो 15वीं से 16वीं शताब्दी में दक्कन में रचित सर्वश्रेष्ठ इंसा संग्रह ख्वाजा जहां महमूद गवा की रियाज उल इंसा और शाह ताहिर हुसैनी की इंसाए ताहिर यानी वृत्तांत जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा हमने यहाँ पे देख लिया कि इंसा का मतलब क्या होता है, टिप्पणी में आता है तो बड़े आराम से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक यूनिट जो है फिनिश्ड होनी चाहिए। आधिकारिक दस्तावेज हम नहीं देखेंगे। सूफी लेखन, सूफी वृत्तांत में हमें 3 प्रकार के साहित्य मिलते हैं, यानी सूफी लेखन में, ठीक है ना। मलफुजात,
मकतूबात यानी पत्र और सूफियों की जीवनी संबंधी वृत्तांत। ठीक है, तो सूफी साहित्य में मलफुजात सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और मलफुजात जो होता है वो सूफियों और फकीरों के मध्य के संवाद होते हैं। ठीक है ना, और ये मुख्य रूप से नैतिक और धार्मिक पहलुओं को संबंधित करते हैं, फिर वे सामान्य जीवन अनुभव के अस्तित्व को विशिष्ट रोशनी डालते हैं। तो ये थोड़ा सा एक नजर देख लिया हमने। ठीक है ना, विदेशी यात्राओं के वृत्तांत। ओके, विदेशी यात्रा जो है इम्पोर्टेंट हो सकता है, ऐसा नहीं है। विदेशी यात्रा जो है, क्योंकि मध्यकाल के बारे में विदेशी यात्रा है, तो ये हो सकता है यहाँ पर। तो कौन कौन से ऐसे विदेशी यात्री थे, ठीक है ना। चलिए इसमें हम इतना ही लेंगे, अब इससे ज्यादा नहीं लेंगे। ये यूनिट देखिए फिनिश भी होगी, खत्म हो गई है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना, प्रसार और शुद्धिकरण हम इस यूनिट में लेंगे। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। से 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो मंगोल समस्या पूछा जाता है, भारत में तुर्की विजय के राजनीतिक परिणाम पूछे जाते हैं। ठीक है ना, दक्कन एवं दक्षिण की ओर प्रसारण, दक्कन और दक्षिण के मध्य जो वो हुआ था उससे पूछा जाता है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। ठीक है ना, वो हम देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो है 10वीं शताब्दी का है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मंगोल के बारे में भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तुर्क और मंगोल वेरी इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा इसको समझते हैं कि ठीक है ना, तुर्क और मंगोल क्या चीज है। चलिए थोड़ा यहाँ पे इसको समझेंगे तभी हम उसको क्या करेंगे आगे अ, लिख पाएंगे आप। ठीक है ना, तो ये जो स्टार्टिंग है वो 10वीं शताब्दी से होती। ठीक है, तो 10वीं शताब्दी में एशिया महाद्वीप के जो पूर्वी अंचल में कौन रहते थे, लड़ाकू खाना बदोश रहते थे। उनका पश्चिम की ओर गमन देखने में आया, यानी पश्चिम की ओर वो आए। पूर्वी अंचलों में रहने वाले जो खाना बदोश लड़ाकू थे वो 10वीं शताब्दी में पश्चिम की ओर आए, और वे लहर पर लहर की तरह आए, यानी एक एक करके तुरंत पे तुरंत, लहर जैसे आती है ना ऊंची उठती हुई, उस तरह से आए। और उनका हर एक आक्रमण पहले के आक्रमण से कहीं अधिक शक्तिशाली और बहुत ही ज्यादा बड़ा होता था, और बहुत कम समय में बर्बर समूहों ने मध्य और पश्चिमी एशिया के सभी संपन्न रहे राज्यों और साम्राज्यों और राज्यों को ध्वस्त कर दिया। तो 10वीं शताब्दी में एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में रहने वाले लड़ाकू खाना बदोश जो है वो पश्चिम की ओर आए, और उनका आना मतलब इतना जल्दी होता था, और वो आक्रमण इतनी जल्दी करते थे कि उनका आक्रमण जो था वो बहुत शक्तिशाली होता था। और इस शक्तिशाली आक्रमण की वजह से पश्चिम एशिया के जितने भी संपन्न साम्राज्य और राज्य थे उनको उन्होंने ध्वस्त कर दिया, मिटा दिया, और वे भूमध्य सागर और काले सागर के तटों पर जा पहुंचे। ठीक है, जहां 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच आक्रमण करने वाले मुख्य तौर पर तुर्क थे। अब ये जो बर्बर थे ना लड़ाकू खाना बदोश, वो कौन थे, तुर्क थे। और जो कि 10वीं और 12वीं शताब्दी, याद रखिएगा ये ईयर इंपॉर्टेंट है, 10वीं और 12वीं शताब्दी में तुर्क थे, और वहीं पे 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच आक्रमण में तुर्कों की तरह ही लेकिन उनसे कहीं अधिक खूंखार कौम मंगोल शामिल थी। तो 10वीं से 12वीं शताब्दी तुर्क की थी, और 13वीं से 15वीं शताब्दी किनकी थी, वो थी उनसे भी ज्यादा खूंखार मंगोल की। ठीक है, तुर्क और मंगोल देख लेते हैं क्या है ये। तो देखिए तुर्क और मंगोल उन घास के मैदानों और रेगिस्तानों की पैदाइश थे जो मध्य एशिया को ट्रांस आक्सियाना के उत्तर और पूर्व के एक विशाल क्षेत्र से घेरे थे, और उन खाना बदोश के वंशज थे जो बैकल झील के दक्षिण में अल्ताई पहाड़ों में घूमते रहते थे। यह क्षेत्र अब बाहरी मंगोलिया का हिस्सा होता था। ठीक है, जो अब बाहरी मंगोलिया का हिस्सा है, और उनकी एक आदिम गतिशील सभ्यता थी जिसका आधार क्या था, कबीलाई संगठन था, और मवेशियों घोड़ों और भेड़ों का स्वामित्व था, मतलब वो इसको पालते थे। और इनके अलावा उनके पास कबीलों के पास अक्सर ऊंट, खच्चर और गधे भी होते थे, और ये जानवर ही खाना बदोशों की भोजन, कपड़े और बसेरे जैसी आवश्यकताओं को पूरा करते थे। जानवरों के दूध और मांस से उन्हें पोषण मिलता था, भोजन मिलता था। जानवरों की खाल का इस्तेमाल कपड़े के तौर पर करते थे, इसीलिए तो, और तंबुओं को बनाने के लिए भी होता था, इसीलिए वो जानवर पालते थे। ठीक है ना, और इनमें ये खाना बदोश रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह ये जाते थे, बदलते रहते थे, तुर्क और मंगोल। ठीक है ना, तो कहाँ के, रेगिस्तान की पैदाइश है। ठीक है, मैदान और रेगिस्तान में। तो अब देख लेते हैं 10वीं शताब्दी के अंत में महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण और कोई 200 साल बाद भारत पर गौरी के आक्रमण इन व्यापक खाना बदोशी अभियानों के दूरगामी परिणाम थे। ठीक है, यानी दोनों जो है गौर और गौर दोनों अफगानिस्तान में है इसमें प्रेजेंट टाइम में, गजना आधुनिक गजनी। तो एशिया के दूसरे हिस्सों में भारत में तुर्कों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप 13वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में दिल्ली
दिल्ली सल्तनत नामक एक स्वाधीन राजनीतिक सत्ता का निर्माण हुआ। अब यहाँ समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका 13वीं शताब्दी, ठीक है ना। तो 13वीं शताब्दी में क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत नामक एक राजनीतिक सत्ता आई, ठीक है। और दिल्ली सल्तनत शब्द से दिल्ली में तुर्कों की राजधानी दिल्ली से उत्तरी भारत के बड़े हिस्सों पर उनके राज का पता चलता है, ठीक है। यानी दिल्ली सल्तनत जो शब्द था, इससे मतलब होता था कि दिल्ली में तुर्कों की राजधानी थी और दिल्ली से उत्तरी भारत के बड़े हिस्से पर उनके राज का पता चलता था। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले कब्जा किसने किया था, किसने राजधानी बनाई थी, तुर्कों ने बनाई थी, ठीक है ना। ओके, चलिए अब आगे हम देख लेते हैं। ओके, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में 200 से अधिक वर्ष तक जो है तुर्कों ने वहां पे क्या किया, अधिकार किया, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संस्थाओं को जन्म दिया। और ये संस्थाएं जो थी बहुत पहले से बहुत अलग थी, ठीक है ना। और तुर्क अपने साथ जो कुछ लेकर आए थे, जो कुछ भारत उन्होंने पाया, संस्थाएं उनका मिश्रण थी, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर क्या है कि हम देखेंगे कि भारत पर तुर्की विजय का अध्ययन, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है ना। संघर्ष एवं शुद्धिकरण 1206 से 1290, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के इतिहास में 1206 से 1290 का जो समय होता है निर्णयात्मक और अत्यधिक चुनौतियों से भरपूर रहा है। क्यों? क्योंकि इस काल की विशेषता यह थी कि जहां एक और गौर वंश के शासक वर्ग में आंतरिक बहुकेंद्रित संघर्ष था, वहीं तुर्कों को नव उदित राजपूत विद्रोह से संघर्ष करना पड़ा। मतलब जो गौर वंश था उसके शासक वर्ग में आंतरिक बहुकेंद्रित संघर्ष, यानी गौर के शासक आपस में ही लड़ रहे थे, वहीं जो तुर्क थे उनका जो सामना हुआ, संघर्ष हुआ, वो नव उदित यानी एक नए राजपूत विद्रोह से हुआ, ठीक है। राजपूत जो था एक नया वर्ग सामने आया भारत में और तुर्क और राजपूत आपस में लड़ रहे थे। तो 1206 में मोहम्मद गौरी के अचानक मृत्यु के पश्चात उसके 3 महत्वपूर्ण सेनापति ताजुद्दीन, नसरुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच सर्वोच्चता के लिए संघर्ष शुरू हो गया कि कौन यहाँ पे बैठेगा गद्दी पे। और यलदूज के पास अफगानिस्तान और सिंध के बीच के मार्ग पर स्थित कमरन और संकुरन के क्षेत्र थे। तो कुबाचा का कक्ष उच्च पर महत्वपूर्ण नियंत्रण था, किसका, कुबाचा का। और जबकि ऐबक को पहले से ही मोहम्मद गौरी द्वारा वायसराय के रूप में नियुक्त किया चुका था। वह भारत स्थित तुर्क सेना का सेनापति भी था। तो तकनीकी तौर पर वह अभी भी एक गुलाम ही था, ठीक है ना। किंतु उसके मालिक मोहम्मद गौरी की मृत्यु के तुरंत बाद उसको सुल्तान की उपाधि प्रदान कर दी गई और औपचारिक तौर पर दिल्ली सल्तनत की स्थापना एक स्वतंत्र पहचान के रूप में इस घटना से ही की जाती है और आगामी घटनाक्रम इसे वास्तविक स्वरूप प्रदान करते हैं। तो हम यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि 12वीं शताब्दी से लेकर के 1206 से लेकर के 1290 तक की सदी का इतिहास पढ़ना है, ठीक है। आता है तो आपको यही लिखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको यहीं पे खत्म करते। कभी कभी एक्चुअली क्वेश्चन मालूम कैसे 20 से पूछ लेता है, आपसे पूछ लेगा किसका, मंगोल एंड प्लस इल्तुतमिश। अब आपको फिर ये लिखना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन को घुमा के पूछता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, आप लोग बोलते हैं ना कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेके आए। यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के चक्कर में बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं 20 से जब क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना। ओके, अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, एक क्वेश्चन बलवन से भी पूछा जाता है, इल्तुतमिश और बलवन। ये तभी आपके समझ में आएगा ना जब आप पूरा इसे पढ़ेंगे, जब आप इस घटना को पूरा ऊपर से पढ़ेंगे तभी ये चीजें आपके समझ में आएंगी, क्योंकि सभी का इसमें वर्णन है और एक एक करके सबका वर्णन है, एक एक शासक का करके वर्णन है और सभी एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है ना, राइट। तो इसलिए जब आप इसको पढ़ेंगे तभी आपकी चीजें समझ में आएंगी। तो इसके लिए मैं क्वेश्चन बता देती हूँ, जो वीडियो डाला हुआ है उसे आप देख लीजिएगा उस वीडियो में, ठीक है ना, क्योंकि सबके वीडियो ऑलरेडी बहुत अच्छे से मैंने बनाया है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा थोड़ा सा मंगोल और इल्तुतमिश के बीच का, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। तो थोड़ा इसको देख लीजिएगा, मंगोल और इल्तुतमिश, और साथ ही साथ में आपको क्या देखना है, बलवन का देखना है, तो बलवन का भी देख लीजिएगा, ठीक है ना, राइट। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
क्वेश्चंस हैं, इल्तुतमिश और किसका भी हमने बताया था, मंगोल आक्रमण, और साथ ही साथ में बलबन का देख लीजिएगा। ये देखिए मंगोल समस्या वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मंगोल समस्या, इसे देखना जरूरी है। और मंगोल समस्या के साथ में इसीलिए इल्तुतमिश का नाम आता है, ठीक है, मैं इसीलिए आपसे कह रही हूँ। तो इसको ऑलरेडी मैंने उस वीडियो में बताया, तो दोबारा नहीं एक्सप्लेन करूंगी, नहीं भी वीडियो लेंदी होगा। तो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, आप क्वेश्चन लिख लीजिए और इस वीडियो को वॉच कर लीजिए। और जैसा कि आप कहेंगे अब किस किस वीडियो में देखूं, तो ये आपका यूनिट 1 ब्लॉक 1 का यूनिट 1 चल रहा है, यूनिट 2 चल रहा है, ठीक है। तो यूनिट 2 देख लीजिएगा, ब्लॉक 1 ये भी चल रहा है, ठीक है ना। तो मंगोल समस्या और इल्तुतमिश ये दोनों आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इल्तुतमिश की कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इल्तुतमिश की पृथकता की नीति से तुष्टिकरण की नीति की ओर बदलाव, यानी उसने तुष्टिकरण की नीति क्या है इल्तुतमिश की मंगोलों के प्रति, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो इसे भी देख लीजिएगा, तुष्टिकरण की नीति इल्तुतमिश की, ठीक है। मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, ठीक है। देख लीजिएगा, बलबन का देख लीजिएगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने उसमें समझाया है, ठीक है, राइट। तो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता रही हूँ, दोबारा मैं नहीं समझाऊंगी। यदि आप इस वीडियो के बाद यदि कहेंगे कि नहीं ठीक है हमें समझाना जरूरी है, क्वेश्चन और प्लस हम आपको समझाएं, तो फिर हम आपको समझा देंगे, ठीक है, राइट। तो ये देख लीजिएगा, मंगोल अलाउद्दीन खिलजी, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो मंगोल अलाउद्दीन खिलजी, मंगोल इल्तुतमिश, मंगोल और बलबन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, भारत में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तुर्की विजय के राजनीतिक परिणाम क्या हुए थे। तो भारत की तुर्की विजय के कारण भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में दूरगामी परिवर्तन हुए थे, ठीक है ना। तो तुर्की विजय का पहला बड़ा परिणाम यह हुआ कि सामंती एवं बहुकेंद्रित राजनीति स्थान एक ऐसी केंद्रीकृत राजनीतिक व्यवस्था ने ले लिया जिसके अंतर्गत राजा को असीमित अधिकार प्राप्त थे। तो सामंती बहुकेंद्रित राजनीति की जगह पर यानी कि एक ऐसी केंद्रीकृत राजनीति ने स्थान ले लिया, यानी सामंती बहुकेंद्रित राजनीति के स्थान पर केंद्रीकृत राजनीति व्यवस्था का जन्म हुआ, ठीक है। पहला ये परिणाम था, ठीक है ना। और जहां पर एकता व्यवस्था थी, एकता व्यवस्था वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम आगे बताएंगे। क्वेश्चन आप लोग लिखते जाइए, मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, कॉपी पेन लेके बैठा करिए। अब जितने भी मैं वीडियो डालूंगी आपके ना 133 के, वो सिर्फ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि तुर्की विजय के क्या कारण थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तुर्की विजय के कारण और परिणाम, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, परिणाम पहले देख लेते हैं, तुर्की विजय के क्या परिणाम हुए। तो ये पहला परिणाम यहाँ पे हुआ, ठीक है ना, राइट, ओके। यहाँ पर एकता व्यवस्था थी जो हस्तांतरित राजस्व भू अनुदान थे, और दूसरी, इस संस्था को सेल्जुकों ने अब्बासी शासन क्षेत्र में अपनाया था, जिसमें उन्होंने अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए थे, ठीक है। तो एकता व्यवस्था, तो ये देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है, तुर्की विजय का परिणाम, ठीक है। और तुर्की विजय के राजनीतिक परिणाम यही है जो आप अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओके। एकता व्यवस्था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एकता शायद आगे दिया भी होगा, एकता व्यवस्था क्या कहलाती है, ठीक है ना। खलजी शासन का प्रसार क्वेश्चन आता है, मैंने कहा ना कि ये यूनिट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खलजी शासन ने अपना क्षेत्रीय प्रसार किस तरह से किया, ठीक है। तुगलक शासन का प्रसार, दक्षिण भारत तुगलक शासन के अधीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको मैं वेरी इंपॉर्टेंट बताती जा रही हूँ, प्लीज उसे आप देखते जाइए, देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है ना, राइट, ओके। और क्या इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है, यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे क्वेश्चन के साथ में समझाना भी जरूरी है, तो ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी, ठीक है ना, ओके। तो सारांश आ गया ये, ओके। तो यहाँ पे 2 यूनिट लें, काफी है ना 2 यूनिट यहाँ पे, ठीक है। अब क्षेत्रीय शक्तियों का राज, क्षेत्रीय राज्य किस तरह से क्षेत्रीय शक्तियों का आविर्भाव हुआ, यानी विकास हुआ, किस तरह से उत्पन्न हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि हम दूसरे वीडियो में लेंगे। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो, ठीक है ना। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ व्हाट्सएप और टेलीग्राम का। चलिए फिर, टेक केयर, बाय।